नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद मरीज को अगर किसी चीज़ की सख्त आवश्यकता होती है तो वो है अपनेपन के साथ देखभाल की। जबलपुर में स्थापित विराट हॉस्पिस इसी मकसद को पूरा कर रहा है। क्या है विराट की स्थापना का मकसद और कितनी कामयाबी इस दिशा में मिली है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे विराट हॉस्पिस की संस्थापक दीदी ज्ञानेश्वरी से। दीदी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे विराट हॉस्पिस का मकसद क्या है स्थापना का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कैंसर पीड़ितों की जो सेवा होती है तो वो यही होती है लास्ट स्टेज में आकर, जो जब उम्मीद नहीं होती है बचने की, तो आप लोग जो है एक मुस्कान बिखेरने का काम करते हैं। जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ये विराट हॉस्पिस क्यों खोला और कैसे हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया। हमारे पास जो हमारा आश्रम है वहाँ पर एक आदिवासी लड़की रहती थी, अनीता नाम था उसका। उसको कैंसर हो गया था। वो एक परित्यक्ता थी, परिवार वालों ने भी छोड़ दिया। तो उसको 2008 में कैंसर हो गया और हमने उसका ऑपरेशन भी करवाया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब कुछ करवाया, लेकिन 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। हम उसको नहीं बचा पाए। उसकी मृत्यु से 2 महीने पहले का जो समय था वो हमारे लिए सबसे कष्टदायक था और पेशेंट के लिए तो होता ही है। उस समय हमें समझ में आया कि मरीज के साथ साथ परिवार के लिए भी जो अंतिम समय रहता है कैंसर के मरीज का, वो और अधिक डिप्रेसिंग रहता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मृत्यु सामने दिखाई देती है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अस्पताल वाले कह देते हैं कि आप घर ले जाइए और सेवा कीजिए। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में, हमारे पूरी व्यवस्थाओं में जितने क्यूरेबल पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, उनके लिए तो सब अस्पतालों में जगह होती है, लेकिन जब पेशेंट इनक्यूरेबल स्टेज में पहुंच जाता है तब कोई अस्पताल उनको रखने को तैयार नहीं होता। उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं और समस्या ये है कि पेशेंट को, कैंसर के मरीज को सेवा की आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती है, क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं करती और तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसी परिस्थिति में पेशेंट भी और परिवार भी कहाँ जाएं? जो बड़े घाव वाले मरीज होते हैं उनको घर पे मैनेज करना बहुत कठिन होता है और सबसे ज़्यादा पेनफुल स्टेज वही है और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी की स्टेज भी वही होती है और डिप्रेसिंग भी होती है। तो ऐसे समय में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ परिवार उस मरीज को लेकर जाए और उसको वहाँ पर सारी सेवा भी उपलब्ध हो, सुविधाएं भी उपलब्ध हो और मरीज का अंतिम समय जो है जीवन का, लास्ट स्पैन ऑफ लाइफ जो है, वो पीसफुल हो, कंफर्टेबल हो और डिग्निफाइड हो। तो इसी सोच के साथ हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जबलपुर में हम लेकर आए और अभी तो हमारे पास यहाँ छोटी जगह है, लेकिन भविष्य में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको और बड़े स्तर पर करेंगे। पिछले 3 साल से आप लोग प्रकल्प चला रहे हैं, कितने पेशेंट्स यहाँ आ चुके हैं? उनकी 3 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं। अप्रैल में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे और अभी तक हमारे पास 350 से ऊपर 390 के लगभग पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और लगातार आते रहते हैं। हमारे पास यहाँ 18 बिस्तर की व्यवस्था है। 8 बिस्तर से हमने ये प्रकल्प शुरू किया था, लेकिन पेशेंट्स की इन्फ्लक्स को देखते हुए हमें धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ा और यहाँ तक कि हमें अपना कार्यालय भी खाली करके उसमें भी बिस्तर लगाने पड़े, क्योंकि मरीज जब आ जाते हैं तो उनको मना करना बहुत कठिन होता है और कई बार तो हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी हो जाती है। इतने सारे पेशेंट आए हैं पिछले 3.25 सालों में, देखा जाए तो फाइंडिंग क्या निकालती हैं? किस प्रकार के सबसे ज़्यादा केसेस थे? किस प्रकार से जो है परिवारों का योगदान की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि संवेदनाओं का जो है अब काफ़ी मायने नहीं रह गए हैं, परिवारों में विघटन की स्थितियां हैं। ऐसे उदाहरण भी आए हैं आपके पास? जी, हमारे पास हर तरह के मरीज आते हैं। परिवार जन साथ होते भी हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनके परिवार वाले छोड़कर हमारे पास और चले जाते हैं, ये कहकर कि ये तो हमारे पड़ोस में रहती थी, और बाद में ये पता चलता है कि वो उन्हीं की अपनी बहन थी या अपनी पत्नी थी, लेकिन यहाँ छोड़कर वो दोबारा लौट के नहीं आते। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं।
फंक्शनिंग की अगर बात करें तो आखिरी स्टेज में यहाँ पर आते हैं पेशेंट को लेकर, उसके बाद किस प्रकार से आप लोग देखभाल करते हैं? उसके बाद डेथ की अगर रेशियो देखा जाए तो कितना परसेंटेज रहता है उसका? पहली बात तो ये कि हमारे पास जितने मरीज यहाँ पर आते हैं लगभग लास्ट स्टेज में ही आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले जो हैं हॉस्पिटल्स में जब जवाब दे देते हैं तभी हॉस्पिस की बारी आती है। दूसरा, हमारे पास जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। कारण उसमें ये है कि हमारे पास यहाँ 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ है, कुकिंग स्टाफ भी है, फीडिंग स्टाफ भी है। पेशेंट्स के लिए यहीं पूरा खाना बनता है, उनको बाहर का खाना खाना अलाउड नहीं है यहाँ पर, और मरीजों के लिए खाना यहीं बनता है, यहीं पेशेंट्स को खिलाते हैं, स्टाफ खिलाता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि जो मुंह से खाना नहीं खा पाते, तो उनको खाना पूरा मिक्सी में पीस कर छान कर लिक्विड फॉर्म में पूरा खाना बनाकर सिरिंज से फीडिंग की जाती है। और सफाई कर्मचारी यहाँ 24 घंटे रहते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं यहाँ पर। हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर अखिलेश कुमाश्ता, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी, और नगर के बहुत सारे अन्य डॉक्टर्स जो हैं वो जब भी जिस तरह के भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है तो वो सब आते हैं हमारे पास। और कोशिश हमारी ये होती है कि हमारा जो मोटो भी है वो यही है कि इफ़ वी कैन नॉट ऐड डेज टू द लाइफ देन वी कैन डेफिनेटली ऐड लाइफ टू द डेज। हम उनके जीवन के दिन तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जितने दिन हैं उनको जीवंत ज़रूर बना सकते हैं। उसके लिए शाम को रोज़ यहाँ प्रार्थना होती है। पेशेंट्स के साथ अलग अलग टीवी लगा हुआ है, उनकी रुचि को देखते हुए कई पेशेंट्स क्रिकेट का मैच भी देखना चाहते हैं, तो उस तरह की उनकी यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाती हैं। बीच में महीने में एक बार यहाँ पर भजन कीर्तन की भी व्यवस्था होती है, कोई ग्रुप्स हैं वो लोग करते हैं, ताकि इनको यहाँ पर मरीजों को ये ना लगे कि हम लोग केवल दिन काटने के लिए आए हैं। यहाँ पर उनको ऐसा महसूस हो कि घर का वातावरण है और अस्पताल की सुविधाएं हैं, और उनके जीवन के अंतिम दिन जो है वो ज़्यादा शांतिमय ढंग से और आराम पूर्वक बीते, और उनको सुविधा की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। परिवार का एक जन भी यहाँ पर रहना अलाउड है। ये आपको दुर्भाग्यजनक नहीं लगता कि जो काम सरकार को करना चाहिए उसको प्राइवेट हाथों में को सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ा बाकी लोगों को सेवा के माध्यम से? या फिर आवश्यक तो है। ये कॉन्सेप्ट हमें मिला यूके से। भारत में कुल मिलाकर शायद 8 से 10 कुछ हॉस्पिसेस हैं, और कुल मिलाकर अगर सारे भारत के हॉस्पिसेस की जो बेड्स हैं उनकी संख्या देखी जाए तो शायद 500 से ऊपर नहीं होगी। सब जितने हॉस्पिस हैं भारत के मिला लीजिए। अब 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में अगर 500 बेड भी हॉस्पिस के होंगे तो वो ना के बराबर है। और कैंसर पेशेंट्स की जो संख्या है, उसका जो प्रतिशत है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो उसके कंपैरेटिवली बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे विचार से तो जहाँ कहीं कोई कैंसर पेशेंट हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, उसके साथ एक हॉस्पिस होना बहुत ज़रूरी है। और चाहते हैं हम भी, सरकार भी इस तरह के हॉस्पिसेस बनाए, लेकिन बजाय इंतज़ार करने के हमें ये लगा कि अपने स्तर पर जितना प्रयास किया जा सके उतना तो हमें करना ही चाहिए। आपने कहा कि इसके पहले जिक्र किया कि वेटिंग भी कभी कभी स्थितियां बनती कि वेटिंग भी होना लेते हैं लोग, तो ऐसे में आवश्यकता महसूस होती है कि इसको और विस्तार रूप दिया जाए? बिल्कुल, इसको हम विस्तार देना चाहते हैं, और उसके लिए हमने भेड़ाघाट में 3 एकड़ भूमि भी क्रय कर ली है, और आने वाले 1 साल में हम लोग वहाँ अपना हॉस्पिस की बिल्डिंग बना के इसको, अभी हम 18 बिस्तर की व्यवस्था है, और आगे जाके हम इसको पहले 32 बिस्तर की व्यवस्था में कन्वर्ट करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उससे भी अधिक उसकी व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि वहाँ मरीजों को और अधिक प्राकृतिक वातावरण, खुली हवा और एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ वो बिल्कुल अस्पताल में महसूस ना करें। बेड रिडन जो पेशेंट्स हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो पेशेंट्स अभी थोड़ा चल फिर सकते हैं उनके लिए घूमने की व्यवस्था हो, खुला वातावरण हो, और जीवन के अंतिम दिनों में भी उनको डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर ना मिले, एक सुखद अनुभव लेते हुए वो इस दुनिया से विदा हो। कितने दिनों का अगर देखा जाए तो एवरेज कितने दिन होता है यहाँ आने के बाद? लाइफ कितने दिनों का रहता है? डिपेंड करता आपने जिक्र है, किया है आखिरी स्टेज में ही आते हैं जी, डिपेंड करता है कि किस तरह के कैंसर का मरीज है। एक मरीज तो हमारे यहाँ अभी कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हुई, वो लगभग 1 साल 4 महीने रही।
तो ये क्योंकि यहाँ पर आकर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पेशेंट की इम्प्रूव हो जाती है, तो कई बार उनकी स्टे प्रोलॉन्ग भी हो जाती है यहाँ आके। ये सबसे हाईएस्ट था मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा 1 साल 4 महीने हैं, और उसके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ घंटे से लेकर कई बार कुछ पेशेंट्स, 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट यहाँ पहुँचते हुए एम्बुलेंस से उतारते उतारते भी डेथ हो जाती है। तो कुछ मिनट से लेके कुछ महीने और साल भर तक भी निकल जाते हैं, तो डिपेंड करता है। आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ का जिक्र किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ से क्या इसको इम्प्रूव करके बहुत ज़्यादा मियाद और दी जा सकती है लाइफ की? क्योंकि आप मेडिकल लाइन की नहीं है, लेकिन इतना चलाने के बाद आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये जरूर हो जाता है कि कम से कम उनको यहाँ पर ये तसल्ली रहती है कि हमारी 24 घंटे सेवा संभाल करने वाले लोग यहाँ हैं। क्योंकि घर पे अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि ड्रेसिंग 3 टाइम करवानी है, बहुत दर्द भी बहुत होता है, और ये सारी अगर कॉम्प्लिकेशंस घर पर होती हैं तो आप सारी व्यवस्थाएं उनको घर पर नहीं दे सकते। यहाँ मरीज को भी और परिवार को भी ये निश्चिंतता रहती है कि हमें आधी रात में भी अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारी संभाल करने के लिए यहाँ पर लोग हैं। निश्चिंतता एक उनको होती है। और दूसरा, हम लोग को कोशिश, क्वालिटी ऑफ लाइफ इस तरह से इम्प्रूव होती है कि यूजुअली कैंसर पेशेंट्स को मॉर्फिन पे डाल दिया जाता है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जितने पेशेंट्स हमारे पास मॉर्फिन चल रही है वो यहाँ आते हैं, हम धीरे धीरे करके उनकी मॉर्फिन बंद कर देते हैं, ताकि वो जितना समय भी रहें वो अवेक रहें, इस जीवन में अलाइव रहें और जगते हुए एक्टिव रहकर अपना समय व्यतीत करें, ना कि मॉर्फिन लेकर बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में पड़े रहें। हालांकि दीदी आप लगातार चला रही हैं, मरीजों के परिजनों से भी आपकी लगातार संवाद होता होगा, चर्चा होती होगी, परिजनों की मनस्थिति को आप भलीभांति पढ़ती होंगी। क्या उनकी स्थिति रहती है जब कोई परिवार का सदस्य कैंसर की चपेट में आता है? परिवारजनों की क्या स्थिति रहती है? देखिए, अगर आम आदमी की बात करें आप, तो जैसे ही डायग्नोज होता है तो उसको लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, और परिवार की भी वही स्थिति होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद परिवार को कम से कम इतनी निश्चिंतता जरूर हो जाती है कि उनको अपने घर की बाकी समस्याओं की तरफ वो ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर घर पर मरीज होता है तो पूरा ध्यान केवल मरीज पर होता है। अब आप सोचिए कि अगर एक घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और घर में कैंसर का मरीज है, तो वो उस कैंसर के मरीज की देखभाल करेगा या अपने घर की रोजी रोटी कमाएगा, या तो वो काम छोड़कर बैठ जाए। लेकिन हमारे पास जब यहाँ मरीज आते हैं तो यहाँ मरीज के परिवारजन का काम केवल इतना है कि उनको अपने मरीज से मिलना है, उनको ये लगे कि हमारा परिवार हमारे साथ है, बाकी सारा काम हमारा स्टाफ करता है, उसके लिए पूरा स्टाफ अपॉइंटेड है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि वो मरीज को छोड़कर चले जाते हैं, सुबह शाम आकर देख गए या 1-2 दिन में आकर मिल गए, तो ऐसे मरीज भी हैं हमारे पास। एक नेक और मानवीय मकसद को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, इसमें सरकार का कोई सहयोग की अगर बात करें, कभी कोई प्रस्ताव या फिर आपकी कोई चर्चा हुई हो? नहीं, हमने ना कभी प्रस्ताव रखा है और ना ही कभी हमने किसी से चर्चा की है। हमें बहुत गर्व है इस बात को बताते हुए कि आज तक हमारा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये जन सहयोग से चल रहा है, और न केवल जबलपुर, बाकी दूसरे भारत के अन्य शहरों से भी, और भारत से बाहर भी हमारे ऐसे कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो लोग इस पूरे प्रकल्प को अपने व्यक्तिगत सहयोग से चला रहे हैं। और हमारे यहाँ छोटे से छोटा सहयोग देने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए उतना ही आदरणीय है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि अपनी मेहनत की कमाई से हम कुछ पैसा दान करें। तो व्यक्ति को जब ये दिखाई देता है कि हमारी मेहनत की कमाई के में से जो हम दान कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए हो रहा है, और ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो लोग बहुत अच्छे मन से और बहुत श्रद्धा से इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी तक भी हमने जो ये पूरा प्रकल्प 3 साल से, हम लोग 3.25 साल से चला रहे हैं, ये पूरा का पूरा सामाजिक सहयोग से है, इसमें सरकारी सहयोग कहीं नहीं लगा। जबलपुर से जिस तादाद में आपको सहयोग मिलना चाहिए, आप संतुष्ट हैं जबलपुर से मिल रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि और लोग अगर आगे आए तो उसको और रफ्तार और गति और अच्छे तरीके से मिल सकती है? वो तो निश्चित है, अभी तक सहयोग जो मिला है वो कम नहीं है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, इसको अभी बहुत बड़े रूप में हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक ऐसा अस्पताल बन जाए जिसको बनने के बाद हमारे कम से कम जबलपुर या महाकौशल प्रांत के जो लोग हैं उन लोगों को एकदम से दिल्ली बॉम्बे ना भागना पड़े, क्योंकि जो समर्थ लोग हैं
जो सक्षम है वो तो दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं, लेकिन जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, उनमें से अगर किसी को ये बीमारी घेरती है तो उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दिल्ली या मुंबई भाग सके। तो ऐसे लोगों के लिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हम करें कि उनको अंडर सिंगल रूफ, अंडर वन रूफ सारी व्यवस्थाएं मिले। सरकारी अस्पताल में भी सारी यहाँ पर जो कैंसर का अस्पताल है वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और उसमें भी बहुत काम हो रहा है, पेशेंट्स को बहुत उसमें भी इलाज मिल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कैपेसिटी अभी वहाँ बहुत कम है और मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अभी इस प्रकल्प को और आगे बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना अधिक जन सहयोग मिलेगा उतना अधिक ये प्रोजेक्ट बड़ा होगा और जल्दी बड़ा होगा। 400 के आसपास अभी तक मरीज आ चुके हैं कि अगर कैटेगरी देखा जाए तो किस वर्ग और किस श्रेणी के लोग सबसे ज़्यादा रहे हैं? हर वर्ग के लोग सबसे उसमें हैं, कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एक ही वर्ग के हैं। मजदूर भी हैं, शहर के लोग भी हैं, गांव के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अभी तक केसेस आए हैं वो या तो ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस हैं या तंबाकू के कारण। बहुत घातक है तंबाकू और केवल इलाज से या केवल हॉस्पिस से बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए सरकार को तंबाकू की रोकथाम पर कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं रोका गया और जो हमारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो एडल्ट्रेशन है, केमिकल्स का प्रयोग है, पेस्टिसाइड्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बहुत तेज़ी से बहुत भयंकर रूप लेता जा रहा है कैंसर। हालांकि WHO ने 2020 तक काफ़ी संभावना जताई है इसको लेकर। जो है आप लोगों की कभी सरकारी स्तर पर कोई चर्चा होती होगी तो किस प्रकार के नतीजे निकल कर आते हैं तमाम इसके कैंसर की रोकथाम को लेकर? कभी कोई चर्चा होती हो? नहीं, अभी उस लेवल पर तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा प्रकल्प तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम कैंसर अवेयरनेस के लिए भी आगे चलकर हम काम करेंगे, कर भी रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि इसके लिए अवेयर हो, बट इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर और बहुत लोगों को लगना पड़ेगा, तब ये काम हो पाएगा। आपने भेड़ाघाट में नए हॉस्पिटल का जिक्र किया है कि क्या उम्मीद है उसके लेकर, क्या प्लानिंग है, कब तक उसको? हमारी ये अभी तो कल ही हमने भूमि पूजन उसका किया है और इस वर्ष के अंत तक हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ एक अपना ब्लॉक बना के, जहाँ पर हम अपने मौजूदा जो मरीज़ हैं इनको वहाँ शिफ्ट कर दें। और कोशिश है कि 32 बेड का हम वहाँ पर अभी बना के यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद अगले 3 साल में हमारी कोशिश है कि इसकी जो वहाँ पर सुविधाएं हैं उनको एक्सपैंड करते हुए कोशिश है कि हम वहाँ पर एक ब्रेस्ट कैंसर यूनिट खोलें और मैक्सिलोफेशियल यूनिट खोलें। अब वो निर्भर करता है कि आगे जाकर कैसी व्यवस्थाएं बनती हैं। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दीदी, जाते जाते आखिरी सवाल एक करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप पिछले 3 साल से काम कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो आपके काफ़ी तजुर्बा भी आ गया होगा कि कैसे कैंसर के कारक कौन से होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, स्पेशली जो स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो तंबाकू की और फास्ट फूड्स और इन सब चीज़ों की जो एडल्ट्रेशन है उसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर हम अभी अवेयर नहीं होंगे तो इसका बहुत घातक रूप जो है वो सामने आएगा। ये तो अवेयरनेस की बात है। दूसरा, अगर हमारे समाज में इस तरह से कोई पीड़ित लोग हैं तो हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। और एक चीज़ जो आज हमारे समाज में संवेदनशील होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आज हम दूसरों की चिंता करने की कोशिश करेंगे तो कल हमारी भी चिंता लोग करेंगे। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज एक परिवार में है तो कल दूसरे परिवार में नहीं होगा। ये कब किसको आकर घेर ले इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सजग होने की बहुत आवश्यकता है। हम अपने खान पान को सुधारें और हमारी युवा पीढ़ी जो तंबाकू की चपेट में आती जा रही है और उसको एक शौक की तरह जो पाउच बच्चे हमारे खाते हैं उससे हम उनको बचाएं, क्योंकि ये आगे जाकर कब कितना घातक रूप ले लेगा इसके बारे में अभी से कुछ भी कहना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन बहुत भयावह स्थिति है।
चलिए, एक मानवीय उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आपको और जो है बहुत बहुत सफलता मिले। धन्यवाद। आप और इस तरह के मरीजों को जब भी कभी किसी तरह की जो टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स हो उनको सेवा की आवश्यकता हो तो उनका हमारी संस्था में स्वागत है। ये थी विराट हॉस्पिस की संस्थापक दीदी ज्ञानेश्वरी, जो बता रही थी कि किस तरह से मानवीय मकसद को लेकर कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट को उन्हें अपनेपन के साथ यहाँ देखभाल की जाती है। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हैथवे न्यूज़ के साथ।